नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। स्वर्ण जातियों के गरीबों को 10% आरक्षण देने का सरकार का बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी। सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए मिलेगा फायदा। संसद के दोनों सदनों में नागरिकता संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पेश। केंद्रीय मंत्रिमंडल से नए नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी। कल लोकसभा में पेश हो सकता है विधेयक। राज्यसभा में विपक्षी दलों की गतिरोध की वजह से फिर अटका कामकाज। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदस्यों के व्यवहार को बताया सदन की लोकतांत्रिक गरिमा के खिलाफ। राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक समेत 2 बिल पेश। चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 7.2% रहने का अनुमान। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के मुताबिक कृषि और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बेहतर प्रदर्शन से बढ़ेगी ग्रोथ। जीबी ग्रोथ 6.5% से बढ़कर 7% रहने की उम्मीद। और ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक जीत पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने टीम इंडिया को दी बधाई। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-1 से जीता भारत। बारिश के चलते ड्रॉ पर खत्म हुआ सिडनी टेस्ट। चेतेश्वर पुजारा रहे मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज। और आइए बुलेटिन की शुरुआत पहली खबर के साथ। देश में स्वर्ण जातियों के तहत आने वाले जो लोग वित्तीय तौर पर कमजोर हैं, केंद्र सरकार उनकी मदद के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था करने जा रही है। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस फैसले से जुड़े प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। सरकार को इस फैसले को लागू करने के लिए संसद में संविधान संशोधन बिल लाना होगा। सरकार ने सवर्ण जाति में आर्थिक रूप से पिछड़े तबके को 10% आरक्षण देने का बड़ा फैसला किया है और ये आरक्षण मौजूदा 50% कोटा व्यवस्था की सीमा से अलग होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई। हर पार्टियां कहा करती थी, बीजेपी के एजेंडे में भी ये था और आज बीजेपी के एजेंडे को सरकार ने मूर्त रूप दिया है। तो इस नाते फैसला तो बहुत बड़ा है और काफ़ी समय से सामान्य वर्ग के लोग इसकी मांग भी कर रहे थे कि जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी साधु को साधुवाद देते हैं। पूरे देश की और सामान्य वर्ग के लोग जो निराश हो चुके थे, आज उनको प्रधानमंत्री के इस निर्णय में आशा दिखी है। अब हम उनको भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाएगा। आरक्षण की नई व्यवस्था के लिए संसद में संविधान संशोधन बिल के जरिए अनुच्छेद 15 और 16 में बदलाव करना होगा। सरकार के इस फैसले से सवर्णों को सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए फायदा मिलेगा। बहुत अच्छा किया ना सरकार ने। ये गरीब लोग के लिए, जो लोग आर्थिक स्थिति से कमजोर है, इससे बहुत अच्छी बात है ना। सबको बराबर आने का मौका मिलेगा। पीटीआई के मुताबिक सवर्णों में आरक्षण का फैसला उन्हीं लोगों को मिलेगा जो पहले से किसी तरह की आरक्षण व्यवस्था का लाभ नहीं ले रहे, साथ ही जिनकी सालाना आमदनी 8 लाख रुपए से कम होगी और जिनके पास खेती की 5 एकड़ से कम जमीन हो। संविधान में आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। इसी के लिए संविधान में संशोधन करना होगा और संविधान में संशोधन की ये राह सरकार के लिए आसान नहीं होगी, क्योंकि उसमें विपक्षी दलों के साथ साथ कुछ सहयोगी दलों को मनाना भी बड़ी चुनौती होगी। अब देखना होगा कि संसद में सरकार जब बिल रखती है उसके बाद दलों का क्या रुख रहता है। दिल्ली में संसद भवन से कैमरामैन संजय कुमार के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी।
और सरकार के इस फैसले को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। अगर इन लोगों का इंटेंशन अच्छा हो तो पार्लियामेंट के शुरुआत में ही लेके आना था। अगर कल पार्लियामेंट लास्ट है और 3 महीने में चुनाव जा रहा है, आखिरी दिन में ये बिल लाने का ये और एक बहुत बड़ा जुमला है, राजनीतिक जुमला है। इन लोगों को पता है राजस्थान का सरकार भी ऐसा आर्थिक पिछड़ों को रिजर्वेशन दिया था, उधर सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन किया है। इन लोग अच्छी तरह जानता है, इसके बावजूद ये ले आने का एक बहुत बड़ा जुमला है। जहाँ तक 85% जो लोग हैं उनको मात्र जो है आप देखिएगा कि कितना कम आरक्षण है, बल्कि बढ़ना उनका चाहिए था। और जिस प्रकार से जो 50% जो है वो उसका लाभ कौन उठा रहा है? जो बाकी के जो 15% लोग हैं, 50% लाभ कौन उठाने का काम कर रहे हैं? वही लोग उठाने का काम कर रहे हैं। और आइए सीधा रुख करेंगे न्यूज रूम का, जहां से हमारे संवाददाता पंचानंद मिश्रा इस बारे में ज्यादा जानकारी देंगे। पंचानंद, आर्थिक रूप से पिछड़े स्वर्ण जातियों के लोगों के लिए सरकार का ये जो बड़ा फैसला है, इसके इम्प्लीकेशंस को आप किस तरीके से देखते हैं और इसमें किन किन बातों को रखा गया है? देखिए अमृता, ये बड़ा फैसला इसको माना जा रहा है। हालांकि विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि अगला जो लोकसभा का चुनाव है उसके ठीक पहले, यानी लगभग 3 महीने पहले इस फैसले को किया जा रहा है। और लागू करने का मतलब ये हुआ कि सरकार अब इसके लिए एक बिल को लेकर आ रही है। बहुत उम्मीद है कि लोकसभा में इस बिल को रखा जाएगा, जो कि जो सवर्ण वर्ग कहा जा रहा है, जिनको आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, जो पिछड़े हुए हैं, उनको इस आरक्षण देने की व्यवस्था 10% देने की बात कही जा रही है। अब चूंकि जो अभी मौजूदा व्यवस्था है, जहां पर 50% के आसपास रिजर्वेशन है, 49.5%, तो इसको उस सीमा से ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। उसके लिए संविधान संशोधन की ज़रूरत होगी और उसके लिए संविधान संशोधन की अगर ज़रूरत है तो 2/3 बहुमत से इसको पारित कराना होगा। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती भी है और एक इसको परखा जाएगा, इसकी कानूनी वैधता को भी। तो चुनौतियां भी इसको मिल सकती हैं। सरकार इन सारी बातों को जानती है। हालांकि कई क्राइटेरिया फिक्स किए गए हैं कि किन लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। जो सूत्रों के अनुसार जो हमारे पास खबरें हैं उसमें यह है कि 8 लाख रुपए से जो सालाना की आमदनी है और इसके अलावा जो रिहाइश का घर है कि 1000 स्क्वायर मीटर से अगर कम का है, ये 4 से 5 ऐसे क्राइटेरिया हैं जो इनके लिए रखे गए हैं कि वहां पर इसका फायदा मिल सकता है। लेकिन अब ये देखना होगा कि संसद की राह को ये कैसे पार कर पाता है, क्योंकि दोनों सदनों से इसको पारित कराना, उसके बाद कानूनी वैधता पर इसको परखना, ये अपने आप में सरकार ने इसका एक रोड मैप तैयार किया होगा, सोचा होगा। और अगर ये इसमें कामयाबी होती है तो निश्चित तौर पर जो सरकार के जो सूत्र हैं वो ये मान रहे हैं कि एक बड़ा गेम चेंजर भी साबित हो सकता है। बिल्कुल, एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है पंचानंद, लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं दिखती, क्योंकि संविधान संशोधन बिल संसद से पास करवाना कितना मुश्किल है। विपक्षी दल इसके विपक्ष में अपनी राय रख चुके हैं। जी, जैसा कि अभी कांग्रेस ने पहले उनका रुख साफ नहीं था, अभी कुछ देर पहले इन्होंने कहा कि इस बिल का वो समर्थन करेंगे, क्योंकि 10% जो रिजर्वेशन अलग से दिया जा रहा है जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं। कई और दल भी हैं, जैसे आम आदमी पार्टी, उसने भी उन्होंने रुख साफ किया है। लेकिन उस रुख साफ करने के बाद ये 2/3 का जो बहुमत है उसका आंकड़ा पाना, उसके अलावा और दलों को मनाना, ये अपने आप में इसकी स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं सरकार के दिमाग में चल रही होगी या उन्होंने उसको तैयार किया होगा। और इस बात का इंतजार हमको अब करना होगा संसद में कि किस तरह से क्या रुख सरकार इसमें अपनाती है। और दोनों सदनों से पारित कराने की जो चुनौती है, अगर चुनाव से ठीक पहले, उसकी रणनीति को देखना भी काफी अहम होगा। बहुत शुक्रिया पंचानंद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और इस खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए आप देख सकते हैं राज्यसभा टीवी के कार्यक्रम देशांतर में रात 8:30 बजे। और अब अगली खबर का रुख, पश्चिमी यूरोप के स्कैंडिनेवियाई देश नॉर्वे के साथ भारत अपने राजनीतिक और व्यापारिक संबंध को और मजबूत बनाएगा। नॉर्वे की प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग 3 दिनों की यात्रा पर दिल्ली में हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता में इस पर विस्तार से चर्चा होगी और वो कल रायसीना डायलॉग में उद्घाटन भाषण देगी। अपनी यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से भी मुलाकात करेंगी। मंगलवार को सुबह विदेश मंत्री सुषमा स्वराज उनसे मिलकर भारत के साथ नॉर्वे के सहयोग के अवसरों की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगी। नॉर्वे की प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग आज सुबह दिल्ली पहुंची। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया।
नॉर्वे के प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग के साथ उनकी सरकार के उच्च पदाधिकारियों के अलावा एक बड़ा व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग ने आज भारत नॉर्वे बिजनेस कॉन्फ्रेंस में भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के अपने देश के लक्ष्यों का खुलकर इजहार किया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत और नॉर्वे के बीच खास तौर पर उनके 70 अरब डॉलर के वेल्थ फंड के भारत में निवेश की स्थिति पर चर्चा होगी। नॉर्वे की करीब 100 से अधिक कंपनियां भारत में जहाजरानी निर्माण से लेकर पेट्रोलियम सेवाएं, पनबिजली, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना तकनीक जैसे क्षेत्रों में काम कर रही हैं। लेकिन अब इसे ब्लू इकोनॉमी, नवीकरणीय ऊर्जा की तकनीक में सहयोग में विस्तार दिया जाएगा। दोनों देशों के बीच आर्थिक, तकनीकी और राजनयिक सहयोग के प्रचुर अवसर हैं और नॉर्वे की रुचि भारत के खुले बाजार में निवेश की संभावनाओं को और बढ़ाने में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल फरवरी में स्टॉकहोम में भारत नॉर्डिक देशों के संयुक्त शिखर सम्मेलन को संबोधित किया था, जिसमें नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने भी शिरकत की थी। और इस विषय पर और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार फॉर्मर एम्बेसडर भी हैं, शिवशंकर मुखर्जी स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। नॉर्वे के प्रधानमंत्री की भारत की इस यात्रा को कितना अहम समझा जाए, राजनीतिक रिश्तों के लिहाज से भी और व्यापारिक रिश्तों के लिहाज से भी? देखिए, नॉर्वे है तो एक छोटा देश पॉपुलेशन के हिसाब से, लेकिन उसकी जो आवाज़ है दुनिया में, जो इन्फ्लुएंस है, उस साइज से कहीं ज़्यादा है। काफ़ी बहुत अमीर देश है, पेट्रोलियम प्रोड्यूसर है, पेट्रोलियम प्रोडक्शन में क्या कहते हैं बहुत देशों के साथ जो मेजर पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं उनमें से है। और कुछ और क्षेत्र हैं जिसमें कि नॉर्वे लीडर्स में से है, जैसे कि शिप बिल्डिंग, रिन्यूएबल एनर्जी। ये एनर्जी सेक्टर जो है, इसमें तो खैर हमारे साथ उनके रिश्ते, हमारे जो कोऑपरेशन है वो ऑलरेडी हैं, तो इस विजिट में मेरे ख्याल ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा। तो टेक्नोलॉजी, कुछ एनर्जी टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, शिप बिल्डिंग, इन चीज़ों में कोऑपरेशन हो रहा है। और मेरे ख्याल से इस विजिट की वजह से, जैसे कि आपके रिपोर्ट में था, एक बड़ा बिजनेस डेलीगेशन भी उनके साथ आया है, उसमें कुछ मोमेंटम और आएगा। ये बहुत अच्छी बात है। और उनके जो सॉवरेन फंड्स हैं, जैसे मैंने बोला, एक बहुत अमीर देश है, और वो एक उनका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है नॉर्वे का, ये मशहूर है कि बहुत प्रूडेंटली करते हैं, बहुत सोच समझ के करते हैं। तो उनका जो सॉवरेन फंड्स हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्शन के जितने इनके प्रॉफिट्स होते हैं नेशनल ट्रेजरी में, वो एक इन्वेस्टमेंट के लिए, अपने देश के लिए एक फंड में रख देते हैं। तो इंडिया एक इन्वेस्टमेंट टारगेट भी है, हमारा मार्केट बहुत बड़ा है, तो उनके हित में भी है इंडिया की तरफ देखना, एक मार्केट की तरफ से। तो ट्रेड, इकोनॉमिक रिलेशंस, टेक्नोलॉजी, ये तो होंगे ही। दूसरी बात ये है, जो कि पब्लिक डोमेन में उतना नहीं है, उसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ। नॉर्वे जो है काफ़ी सालों से दुनिया में एक पीस मेकर के रोल में अपने को मानता है, और बहुत ही जोर शोर से एक पीस इनिशिएटिव्स लेने में काफ़ी सालों से लगा हुआ है। अफ्रीका में किया है, श्रीलंका में उनका रोल था, और ऑस्लो एकॉर्ड्स जो मिडल ईस्ट में एक ब्रेक थ्रू सा माना गया था, लेकिन जिसका नतीजा सफल नहीं हुआ। मिडल ईस्ट तो अब भी एक बहुत ही डिस्टर्ब सिचुएशन में है। उस नॉर्वे ये पीस इनिशिएटिव्स में बहुत ही रुचि रखता है। लेकिन इसमें दो बात कहना चाहता हूँ। नंबर वन, और ये मैं निजी अपना ओपिनियन बता रहा हूँ एक डिप्लोमेट होने के नाते, उनका जो रिजल्ट्स हुए हैं वो काफ़ी हैप्पी नहीं हुए हैं। कभी कभी उनकी मोटिवेशंस, उनका तौर तरीका बिल्कुल ख़राब नहीं है। कुछ उसमें हिडन मोटिवेशंस वगैरह या अपना कोई हित का एजेंडा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पीस बनाना, पीस रखना, देखिए हम जानते हैं, भारतवर्ष जानता है और देश जानते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है। सभी की इसमें दूसरी बात, इससे लगा हुआ जो बात है वो है कि अभी नवंबर में
उनके पुराने जो पूर्व प्रधानमंत्री बोंडेवेक यहाँ आए थे और खबर में आपको याद होगा वो कश्मीर में जाके हमारे जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है हुर्रियत वगैरह लीडर्स वगैरह से मिले थे और ये भी रिपोर्ट्स में था कि ये एक प्राइवेट सा विजिट ऑर्गेनाइज किया गया है लेकिन सीक्रेट नहीं था, बिल्कुल पब्लिक डोमेन में था और ये आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन जो है इन्होंने अरेंज किया था। अब इसमें तो अब पब्लिक में काफ़ी कमेंट्स आ चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं ठीक है कश्मीर इतना कॉम्प्लिकेटेड मामला है, कुछ भी तरीके से अगर डेडलॉक ब्रेक हो जाए, ब्रेक थ्रू कुछ मिल जाए तो कोई हानि नहीं है। लेकिन दूसरी राय ये है और मेरे ख्याल ये मेजॉरिटी राय भी है जो फॉरेन पॉलिसी में वॉच रखते हैं और मैं इसी व्यू का सपोर्ट भी करता हूँ कि ये एक दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। इसको थोड़ा सोच लेना चाहिए। अभी तक पब्लिक में ये भी नहीं है कि ये जो विजिट हुआ था इस पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन बोर्ड थी कि नहीं थी, या मेरे ख्याल से तो ऐसा विजिट हो ही नहीं सकता हमारे सरकार के। इफ़ नॉट एग्रीमेंट एटलीस्ट क्या कहते हैं सपोर्ट भी ना हो तो कम से कम एग्रीमेंट की हाँ ये विज़िट को होने दो। क्योंकि हमारा जो पॉलिसी है कश्मीर में वो बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड मामला है, हमारे सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, बहुत ही सेंसिटिव मामला है और हमने हमेशा कहा है, एक बहुत ही अटल रूप से कहा है, मजबूती से कहा है कि हमें कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं चाहिए। अब भारत ने अच्छी तरह देखा है कि श्रीलंका में ओस्लो नॉर्वे ने मीडिएट करने की बड़ी कोशिश की, नतीजा बहुत ही विफल रहा जी। तो उनका रिकॉर्ड जो है कुछ हमें कॉन्फिडेंस नहीं देता, स्पेसिफिकली नॉर्वे को अगर लीजिए और इन जनरल जैसे मैंने कहा थर्ड पार्टी मीडिएशन में इंडिया बिलीव नहीं करता। हमें हमारा एक एग्रीमेंट है जिसके शिमला एग्रीमेंट जिसके जरिए हम जो फॉरेन पॉलिसी एस्पेक्ट है इसका जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है वो हम हमेशा कहते हैं कि ये बायलैटरल मामला है और जहाँ तक कश्मीर का मामला है दैट्स अ डोमेस्टिक इशू। वो तो ये एक मुझे इसकी अंदरूनी जो पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। इस विजिट में जो अब सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं वो आई हैं, वो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि नहीं ये कह नहीं सकते, ये देखना होगा। लेकिन क्योंकि वो विजिट इसके बिल्कुल ही कुछ ही हफ्तों पहले था तो ये दिमाग में आता है, आना स्वाभाविक है। लेकिन ये यात्रा दोनों देशों के रिश्ते और खास तौर पे तकनीक के आदान प्रदान, निवेश को लेकर, व्यापारिक संबंधों को प्रगाढ़ करने को लेकर काफी अहम बिल्कुल अहम है। बहुत शुक्रिया सर इस पूरी बातचीत के लिए आपका। थैंक यू। और इसी के साथ यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। संसद के दोनों सदनों में आज नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 से संबंधित संयुक्त समिति की रिपोर्ट पेश की गई। राज्यसभा में स्वपन दास गुप्ता ने संयुक्त समिति की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी, वहीं लोकसभा में राजेंद्र अग्रवाल ने ये रिपोर्ट सदन में पेश की। 19 जुलाई 2016 को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ये विधेयक लोकसभा में पेश किया था। विपक्ष के विरोध के बाद संसद की संयुक्त समिति के पास इस विधेयक को भेजा गया था। विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों को 12 साल के बजाय 6 साल भारत में रहने पर ही नागरिकता दी जा सकती है, भले ही ऐसे लोगों के पास कोई उचित दस्तावेज हो या नहीं हो। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के गैर मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता प्रदान के लिए नागरिकता संशोधन विधेयक को आज मंजूरी दे दी है। इसके मसौदे में कुछ बदलाव किए गए हैं। इसे अब कल यानी कि मंगलवार को लोकसभा में रखे जाने की उम्मीद है। विधेयक 2016 में पहली बार पेश किया गया था। बीजेपी ने 2014 के चुनाव में इसे पारित कराने का वायदा किया था, लेकिन असम में इसे लेकर काफी विरोध हो रहा है और असम गण परिषद ने राज्य सरकार से समर्थन भी वापस ले लिया है। राज्यसभा में गतिरोध की वजह से आज कार्यवाही बाधित हुई। सभापति और उपसभापति के बार बार आग्रह के बावजूद सदन में अवरोध जारी रहा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। सभापति जी,
सदन में तकरीबन शुरुआती 15 मिनट में विभिन्न विभागों और मंत्रालयों से जुड़े अहम पत्र सभा पटल पर रखे जाने के बाद ही विपक्षी दलों के सदस्यों ने अलग अलग मुद्दों पर अवरोध पैदा किया। Nothing is going on record. This is not the parliamentary way of functioning. सदन में समाजवादी पार्टी, बीएसपी और वाम दलों के सदस्यों ने अलग अलग मुद्दे उठाने चाहे। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदस्यों को बताया कि उन्हें नियम 267 के तहत स्थगन प्रस्ताव मिले हैं, लेकिन उन्होंने किसी प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया है। सभापति ने गतिरोध कर रहे सदस्यों से उनकी सीट पर लौटने की अपील की। सभापति ने कहा कि सदन में सभी मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन उससे पहले सदस्यों को सदन के कामकाज को सुचारू ढंग से चलने देना चाहिए। Certain members have given notice under 267. I have not permitted any one of them. They can give notice under some relevant rules, and then they can be discussed separately, provided if they are in order. सभापति की लगातार अपील के बावजूद सदन में गतिरोध जारी रहा, जिसके चलते राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। The House is adjourned to meet at 2 p.m. दोपहर 2 बजे कार्यवाही शुरू होते ही सदन में केंद्रीय मंत्री श्रीपद येसु नायक ने राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक 2019 और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2019 पेश किए। इसके अलावा श्रीपद नायक ने भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2005, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2005 और होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2015 वापस लेने का प्रस्ताव भी किया। सदन में गतिरोध जारी रहने की वजह से उपसभापति को सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए फिर स्थगित करनी पड़ी। के बाद जो आप नहीं जा रहे, मैं 15 मिनट के लिए सदन स्थगित करता हूं। 15 मिनट के लिए सदन स्थगित करता हूं। कार्यवाही फिर से शुरू होने पर भी गतिरोध जारी रहा। उपसभापति ने सदस्यों से बार बार सदन को चलाने की अपील की, लेकिन सदन में अवरोध जारी रहा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। पुनः आग्रह करूंगा डॉक्टर साहब, द हाउस स्टैंड्स adjourned till 11 hours on Tuesday 8 January 2019। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और भारतीय क्रिकेट टीम ने 71 साल के लंबे इंतजार को खत्म करते हुए ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर पहली बार टेस्ट सीरीज जीतकर सोमवार को अपने क्रिकेट इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया है। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। ऑस्ट्रेलिया में पहली बार टेस्ट सीरीज जीतकर भारत ने इतिहास रचा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का चौथा और आखिरी मैच सिडनी में खेला गया, लेकिन सोमवार को मैच का आखिरी दिन बारिश की भेंट चढ़ गया, जिसके चलते मैच ड्रॉ हो गया और इसी के साथ भारत ने 2-1 से सीरीज अपने नाम की। It's obviously a very proud moment, more so because for the last 12 months we understand what we have gone through as a team. We understand the kind of cricket that we have been able to play. And I was just mentioning the fact that after losing tosses as well, we've been in the competition throughout the games that we have lost. So we understood as a team we are on the right track. But the fact that the reward has come in the most historic series for Indian cricket is, cherry on top of the cake. भारत ने मेजबान टीम के सामने लंबी पारी में ही 622 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था, जिसका पीछा करते हुए रविवार को चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में 300 के स्कोर पर ढेर हो गई थी और फॉलो ऑन खेलते हुए खेल खत्म होने तक 6 रन बनाए। भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने ऑस्ट्रेलिया के 5, रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शमी ने 2-2 विकेट लिए। वहीं जसप्रीत बुमराह ने भी कंगारू टीम का 1 विकेट चटकाया। Today I can say I'm proud of my boys. I can also tell them one thing which Virat touched in the presentation, that this team now has an identity to look at any other Indian team from the past in the eye and say, we play proper test match cricket. You did, we did too, without being intimidated. आखिरी टेस्ट मैच में 193 रन की शानदार पारी और श्रृंखला में 521 रन बनाने वाले चेतेश्वर पुजारा को मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। सीरीज में जसप्रीत बुमराह ने सबसे अधिक 21 और मोहम्मद शमी ने 16 विकेट लिए। भारत की इस ऐतिहासिक जीत पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। बधाई संदेश में टीम इंडिया की एकजुटता को सराहा गया और आगामी मैचों के लिए शुभकामनाएं दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।